नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन आपके लिए लेकर हाजिर हैं। हमारी पूरी कोशिश इसमें रहती है कि आपके लिए, आपके सरोकार से जुड़ी हम वो खबरें इस बुलेटिन में रखें जो कि आपसे अगर चूक गई है तो यहां ना चूके कम से कम। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला और बात सबसे पहले करते हैं उस तैयारी की जो चीन की चालाकियों के मद्देनजर की जा रही है। चीन की चालाकियों से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से चुस्त है। एलएसी पर मजबूत रक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल की तैनाती का मिलिट्री ने फैसला लिया है। अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। इस रेंज में ये चीनी सेना की किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। डीआरडीओ के डेवलप किए गए प्रलय मिसाइल का पिछले साल 22 और 23 दिसंबर को लगातार 2 बार सफल ट्रायल किया गया था। तभी से सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। सीमा पर दुश्मन को काउंटर करने के मकसद से जनरल बिपिन रावत रॉकेट फोर्स बनाने पर काम कर रहे थे। प्रलय मिसाइल की तैनाती इसी मिशन का हिस्सा है, जो कि हमारी सेना को और मजबूती देगी। एलएसी पर चीन के खिलाफ ये अहम रणनीति का एक हिस्सा है। भारतीय नौसेना और मजबूत हो गई है। जी हां, प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11,879 को सेना में शामिल कर लिया गया है। नौसेना में कमीशन किए गए इसे आईएनएस वागीर नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 स्वदेशी सबमरीन तैयार की जा रही है, जिनमें से ये 5वीं पनडुब्बी है। 1 फरवरी से इसका ट्रायल शुरू हुआ था और वक्त पर इसने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। 220 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची ये पनडुब्बी पानी के अंदर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। खास बात यह है कि एडवांस तकनीक से लैस ये पनडुब्बी पानी के अंदर दुश्मन की टोह लेने में भी माहिर है। और अब बात बद्रीनाथ धाम की करते हैं, जिसकी सुरक्षा अब आईटीबीपी के जवान संभालेंगे। अभी तक इसकी सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस के हवाले थी। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा आईटीबीपी को देने की मांग की थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर माणा में आईटीबीपी की बटालियन 12 महीने मौजूद रहती है। ऐसे में यहां बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी की 2 कंपनियों को दिया गया है। लिहाजा अब शीतकाल में बद्रीनाथ धाम का सुरक्षा बंदोबस्त पूरा का पूरा आईटीबीपी के जवानों के हवाले रहेगा। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बंदोबस्त अब आईटीबीपी के जवान यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है वो यहां पर देखेगी। और बताया गया कि राज्य सरकार ने आग्रह किया था, जिसके बाद ये केंद्र सरकार की तरफ से इसे माना गया है और अब आईटीबीपी के जवान बद्रीनाथ की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। और ये जो फैसला है इसलिए भी अहम हो जाता है श्वेता, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो बद्रीनाथ धाम का गर्भगृह है उसको सोने से स्वर्ण मंडित किया गया था। ऐसे में सुरक्षा का मसला काफी अहम है, काफी बड़ा है। लिहाजा अब आईटीबीपी के जवानों को बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगाया गया है। आपको बताएं कि शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, वहां पर आवाजाही बिल्कुल थम जाती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यहां पर हमेशा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती है। पहले उत्तराखंड पुलिस ये जिम्मा संभालती थी, लेकिन अब आईटीबीपी के जवान इस मोर्चे पर डटेंगे। चीन में तेजी से फैल रहे कोरोना के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में है। अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। बैठक में कई आला अधिकारियों और कोरोना एक्सपर्ट के साथ माथापच्ची की गई है। आपको बता दें कि बैठक के बाद मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना अभी भारत से गया नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने मास्क लगाने पर जोर दिया और कहा कि और सभी बूस्टर डोज लगवाएं, यानी कि जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है उन सभी लोगों को एक बार फिर से हिदायत दी गई है कि वो बूस्टर डोज जरूर लगवा ले। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चीन से जो भी खबरें आ रही है, चीन में कोरोना विस्फोट जरूर हुआ है, लेकिन भारत में अभी इसे लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को सतर्क रहने के लिए जरूर कहा है। अपने अपने लेवल पर लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जैसे कि मास्क लगाना या हाथों को सैनिटाइज करना अगर आप बाहर से आ रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर खास करके स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से अपनी मीटिंग में भी इस बात को दोहराया।
और चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा मामला जो कि भावुक कर देने वाला है। 11 साल पहले किए गए इलाज का पैसा देने एक व्यक्ति हरिद्वार से पटियाला पहुंच गया। पटियाला के सर्जन डॉक्टर भगवंत सिंह ने 11 साल पहले राम सहाय नाम के मरीज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। उस वक्त मरीज राम सहाय के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा डॉक्टर भगवंत ने मजदूरी करने वाले राम सहाय का ऑपरेशन मुफ्त में कर दिया था। उस वक्त मरीज राम सहाय से डॉक्टर भगवंत सिंह ने मजाकिया लहजे में कहा था कि जब पैसे हों तो दे जाना। दिलचस्प बात यह है कि राम सहाय 11 साल बाद डॉक्टर भगवंत को पैसे देने के लिए पटियाला पहुंच गए। हरिद्वार से वो पटियाला पहुंचे थे और जब डॉक्टर साहब के अस्पताल वो पहुंचे तो डॉक्टर साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। बाकायदा राम सहाय ने डॉक्टर साहब का 24 घंटे तक इंतजार किया। ये जो फीस थी डॉक्टर साहब की, ये उनकी अमानत राम सहाय मानता था और ये देखकर डॉक्टर भगवंत भी हैरान रह गए और मरीज की इस ईमानदारी पर ऐसा पिघले कि आंसुओं की धार फूट गई। उन्होंने राम सहाय को अपने गले से लगा लिया। हालांकि ये कोई एक इकलौता मामला नहीं है जब डॉक्टर भगवंत ने किसी गरीब पेशेंट की मदद की है। वो बताते हैं कि उनके अस्पताल में बाकायदा एक डोनेशन बॉक्स बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी एक शख्स को सौंपी गई है। इस डोनेशन बॉक्स में जो भी लोग आते हैं वो पैसा डाल के जाते हैं और हर समय यहां पर 3 से 4 लाख रुपया मौजूद रहता है और इसी पैसे से ऐसे गरीब मरीजों की सेवा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। राम साहब है जी कि अज तो 11 साल पहला मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, मेरे को कोई पैसा नहीं सीगा ते ये कहना मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इसको कहा भी जब तेरे पास पैसे हों तो आ जाना, दोबारा दे जाना। सो 11 साल बाद ये हरिद्वार तो दोबारे अपना जिहड़ा इहनूं लग्या भी ये सिर ते कर्जा है वो लाण लई आया मेरे को, उसको पैसे देने लिए वापस आया ते कल दा मेरी वेट कर रहा। आई वॉज नॉट हियर, मैं बाहर सी, अज आया तो मैंने मिलिया। ये कोई अपने कोले जिन्नी इहदी बेचारे की समर्था उन्हें पैसे लेके आया, पर मेरे लिए इहदा जिहड़ा आना वो बहुत वड्डी चीज है। और अब बात एक ऐसी घटना की जिसमें एक यात्री की जान जा सकती थी, लेकिन सीआईएसएफ जवान ने उसकी जान बचा ली। मामला अहमदाबाद एयरपोर्ट का है, जहां मुंबई जाने के लिए एक व्यक्ति डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंचा। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और हालत नाजुक हो गई। दरअसल दिल का दौरा पड़ने से वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर के जरिए उसकी जान बचाई। आपको बता दें सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन एक लाइफ सेविंग तकनीक है। इसके तहत हार्ट अटैक जैसी स्थिति में इंसान के सामान्य होने तक छाती दबाकर और मुंह से सांस लेकर हार्ट को दोबारा एक्टिव किया जाता है और इसी के मदद से सीआईएसएफ जवान ने एक जिंदगी बचा ली। हालांकि ये हर कोई नहीं जानता है और इस बात को लेकर भी डिबेट चल रहा है कि क्या हर किसी को सीपीआर देना चाहिए या नहीं। लेकिन देखिए, जिन्हें पता हो, जिन्हें अच्छे से जानकारी हो, उन्हें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, सीआईएसएफ के जवान ने, चूंकि उन्हें पता था कि आखिर कैसे सीपीआर दिया जाता है, सीपीआर देकर इस शख्स की जान अहमदाबाद में इन्होंने बचा ली। और अब उत्तराखंड में एंट्री करने वाली हर गाड़ी में डस्टबिन रखना जरूरी हो गया। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में आने वाली हर गाड़ी में पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के लिए निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इसका मकसद उत्तराखंड को खासतौर से प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाना है। हाईकोर्ट का यह आदेश सभी टूरिस्ट टैक्सी के साथ साथ प्राइवेट वाहनों पर भी लागू होगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस प्रदेश को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, इसलिए समाज को जागरूक करना जरूरी है। कोर्ट ने कमिश्नर कुमाऊं और गढ़वाल को निर्देश दिए हैं कि पूर्व के आदेशों का पालन करते हुए सभी जगहों में सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी का संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। अगर आप उत्तराखंड जाना चाह रहे हैं तो एक लाइन को जहन में बसा लिए, उत्तराखंड जाओ, डस्टबिन साथ लेकर जाओ, क्योंकि अगर आपके पास डस्टबिन नहीं है तो फिर ये इस आदेश का उल्लंघन होगा।
राजस्थान के भीलवाड़ा में एक स्कूल ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है। यहाँ के विवेकानंद मॉडल स्कूल के छात्र पानी बचाने और कुदरती सुंदरता को संवारने में जुटे हैं। इस स्कूल के छात्र खाली पड़ी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल अपने पौधे लगाने के लिए करते हैं। छोटी छोटी बोतलों में कई अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ बेकार प्लास्टिक से गमले भी तैयार किए गए हैं। स्कूल में बनाई गई नर्सरी से छात्रों को उनके जन्मदिन पर पौधे गिफ्ट किए जाते हैं। इसी तरह जल संरक्षण पर भी स्कूल की तरफ से कई बड़े अभियान चलाए गए हैं। भीलवाड़ा में लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है। इस सेवा भाव के लिए स्कूल को नेशनल वाटर हीरो का सम्मान भी हासिल हो चुका है। आपको बता दें कि इस इलाके में कई जलकुंड पड़ते हैं और इस स्कूल की मेहनत की बदौलत वो अब पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो चुकी है। दुनिया में कचरा कुछ नहीं होता है। यदि कचरे को हम बेहतर ढंग से उसका प्रबंधन किया जाए तो ये कचरा हमारे लिए काफी लाभदायी बन जाता है। बच्चे कचरा खोजी बन चुके हैं, कचरा मुक्त जीव बनने का प्रयास करते हैं। हमने विद्यालय को नो प्लास्टिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया है, प्लास्टिक फ्री स्कूल। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के संबंध में भी हमने विद्यालय में अनेक नवाचार किए हैं। जैसे नारियल के पेड़ की जो छाल होती है वो कहीं गिर जाती तो हम उसका भी सदुपयोग करते हैं। जैसे कि हम ये बनाते हैं चिड़ियों के रहने के लिए और बहुत सारी चीजें बनाई। जैसे कि हमने एक पॉट बनाया था जिसके अंदर की थोड़ी थोड़ी पेड़ पे लटका देते हैं। एक में पानी डालते तो एक में अनाज डालते ताकि चिड़िया पानी भी पी सके और अनाज भी खा सके, ताकि उसका पेट भी बढ़ जाए और उसके बच्चों का वो पेट भी बढ़ सके। ऑर्गेनिक खेती को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी जागरूक हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी खेती को लेकर भारत लोगों की पसंद बन रहा है। ऐसा ही एक रशियन जोड़ा इन दिनों केरल के कन्नूर में है जो ऑर्गेनिक खेती के गुर सीखने आया हुआ है। पारंपरिक ड्रेस में इस जोड़े को यहां खेती से जुड़ी बारीकियां सीखते और करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें, इन लोगों का कहना है कि ये लोग ऑर्गेनिक खेती के तौर तरीकों को समझना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च की और इस दौरान इन्हें केरल के इस फार्म हाउस की जानकारी मिली, जिसके बाद इन्होंने यहां आकर खेती करने शुरू कर दी। और आलू के किसानों के लिए गुड न्यूज है, वो अब हवा में आलू उगा सकेंगे। जी हां, ऐसा संभव होगा एरोपोनिक तकनीक के जरिए, जिसका इजाद किया है हरियाणा के करनाल के पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर ने। इस तकनीक के जरिए अब बिना जमीन बिना मिट्टी के ही हवा में आलू उगाए जा सकेंगे। पैदावार भी 5 गुना से ज्यादा होगा, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ एमओयू होने के बाद सरकार से एरोपोनिक प्रोजेक्ट की अनुमति मिल गई है। इस तकनीक में शुरुआत में लैब से आलू हार्डनिंग यूनिट तक पहुंचते हैं। इसके बाद पौधे की जड़ों को बाल्स्टीन में डुबोते हैं। इससे उसमें कोई भी फंगस नहीं लगता और फिर बेड बनाकर कॉकपिट में इन पौधों को लगा दिया जाता है। इसके करीब 10 से 15 दिन बाद इन पौधों को एरोपोनिक यूनिट के अंदर लगा दिया जाता है, जिसके बाद उचित समय के बाद आलू की फसल तैयार हो जाती है। रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां चंद्रपुर से लोकतंत्र की खूबसूरती की एक तस्वीर सामने आई है। जहां चंदा जमा कर चुनाव लड़ने वाला चरवाहा सरपंच बन गया है और फिर पूरा गांव ही जश्न में डूब गया। मामला बल्लारपुर तहसील के बामनी गांव का है। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आदिवासी समाज के प्रहलाद आलाम ने ग्राम पंचायत चुनाव में जीत हासिल की, जिसमें युवाओं ने उनका पूरा साथ दिया। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि प्रहलाद के पास ना तो कोई कार्यकर्ता और ना ही पैसा था। ऐसे में वो अकेले ही अपनी साइकिल पर खुद का प्रचार करते हुए घूमने लगे। गांव के लोग प्रहलाद पर हंसने लगे, उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन इनकी सादगी और ईमानदारी के कारण गांव के युवा प्रहलाद के मदद में एकजुट हो गए और उन्हें सरपंच बनाने में सफल भी किए। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के एक शख्स ने नैनो कार को नया लुक दिया है। नैनो को ये लुक हेलीकॉप्टर की तर्ज पर दिया गया है, जिसमें बाकायदा इसकी छत के ऊपर पंखे लगाए गए हैं। हालांकि इस हेलीकॉप्टर के साथ आप उड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि हेलीकॉप्टर सड़क पर चलता है। खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है ताकि ये भीड़ में कुछ अलग ही दिख सके। इसे बनाने वाले सलमान खान का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें बिहार में एक हेलीकॉप्टर बनाया गया था, जहां चैलेंज किया गया था कि ये सिर्फ बिहार में ही मुमकिन है। सलमान ने उसी चैलेंज को खुद ब खुद कबूल कर लिया और ये हेलीकॉप्टर नुमा कार बना डाली। इस कार कम हेलीकॉप्टर को बनाने में 3 लाख रुपए का खर्च आया। हालांकि सलमान का कहना है कि ट्रैफिक नियमों और दिक्कतों को देखते हुए वो इसे दिन की बजाय रात में ही चलाते हैं।
केरल के सबरीमाला तीर्थ में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन पूजन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल अभी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा चल रही है, जो जनवरी के अंत में खत्म होगी। 2 महीने की तीर्थ यात्रा के लिए भगवान अयप्पा के मंदिर को 16 नवंबर को खोला गया था। तीर्थ यात्रा 17 नवंबर से शुरू हुई और 20 जनवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पिछले दिनों त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने मंदिर दर्शन प्रतिदिन 90,000 तीर्थयात्रियों तक सीमित कर दिया था और वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन मंदिर परिसर और इसके रास्ते में अभी भी भारी जनसैलाब दिख रहा है। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और इसके रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हुनर की ऐसी तस्वीर जिसे तैयार करने के लिए सब्र बहुत जरूरी होता है। उड़ीसा के कटक में एक स्मोक आर्टिस्ट ने कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप से प्रभावित होकर ट्रॉफी जीतने वाली टीम अर्जेंटीना और उसके कप्तान मेसी को अपनी एक कृति समर्पित की है। इसमें उन्होंने स्मोक के जरिए मेसी, अर्जेंटीना और फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का चित्रांकन किया है और ये इतना खूबसूरत है कि जो भी इसे देख रहा है वो इसकी तारीफ कर रहा है। काफी मेहनत के साथ, काफी पेशेंस के साथ कलाकार ने इस कलाकृति को बनाया है और इस तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितनी एकाग्रता और कितनी प्रतिबद्धता चाहिए ऐसी कलाकृति को बनाने के लिए जो इस कलाकार ने दिखाई है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता टीम का जोरदार स्वागत किया गया। लाखों फैंस के बीच बस पर सवार होकर खिलाड़ी निकले तो लोगों का जुलूस उनके साथ निकल पड़ा। पूरी टीम खुली छत वाली बस पर बैठकर इस जश्न में शामिल हुई। हालांकि ये भी खबर है कि इस दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। खबर है कि बस की छत पर बैठे कप्तान मेसी समेत 5 प्लेयर्स गिरते गिरते बचे। जश्न के दौरान जब फैंस की भीड़ बस की ओर उमड़ी तो मेसी को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। अर्जेंटीना की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ब्यूनस आयर्स में खिलाड़ियों के स्वागत के लिए 40 लाख लोग मौजूद थे और जब से अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है तब से लेकर अब तक अर्जेंटीना में जश्न का ये दौर नहीं थमा है। जिस समय टीम इंडिया पहुंची, माफ कीजिएगा, टीम अर्जेंटीना पहुंची थी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के बाद राजधानी प्लेन से उतरी थी, वहीं से लेकर पूरी विक्ट्री परेड निकली थी जिसमें बस में सवार होकर मेसी और उनके साथी खिलाड़ी मौजूद थे और ये जश्न का सिलसिला अब दिन में भी देखने को मिला। हालांकि यहां पर नौबत यह आ गई कि मेसी को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। और अब बात क्रिसमस की करते हैं जिसका रंग अब शहर शहर दिखने लगा है। आपको हम 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो बता रहे हैं कि क्रिसमस की रौनक कैसे बाजार से लेकर गलियों तक नजर आ रही है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक त्योहार का रंग दिखाई दे रहा है। कोलकाता की सड़कों पर क्रिसमस को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। सड़कों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। वहीं पुडुचेरी में क्रिसमस की तैयारी करीब करीब हो चुकी है। दुकानों पर क्रिसमस की सजावट के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।